स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। मैं सुमित और बीपीएससी 70th का अनएवलेटेड कॉपी जो है वो बीपीएससी के माध्यम से पब्लिश कर दिया गया। पब्लिश करने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कॉपीज़ को दिखाया, खास करके वो जिन्होंने मेंस लिख रखा है 70th का। अब मैंने भी यूट्यूब चैनल खोल रखा है, उस पे मैंने बहुत सारी बातें पहले की थी, बीच में मेरे वीडियोज़ नहीं आ रहे थे। उसका कारण है कि मैं स्टडी में जाकर के अपना जो है ज़्यादा समय दे रहा था। वीडियोज़ वगैरह मुझे बनाने के ये जो टाइम है वो मिल नहीं पा रहा था मेनली। अभी जो है मैं अपना ये अनएवलेटेड कॉपी जो है वो आप लोग के सामने रख रहा हूँ और आप लोग ही बताइए, जज कीजिएगा कि कैसा कॉपी है। ठीक है, मैं अपने से खुद से अपना नंबर देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि क्या पता सामने वाले ने किस माइंडसेट से चेक किया है, कैसा मूड था उसका उस समय, और बहुत तरह की चीज़ें, क्योंकि सब्जेक्टिव है, कोई ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि फिक्स आपको इतना बना और मैथमेटिक्स के सवाल की तरह नंबर मिल जाएंगे। इसीलिए मैं इस पे नंबर कोई जजमेंट नहीं कर रहा हूँ कितना नंबर मुझे मिल सकता है। एक एवरेज अंदाज़ा आप लोग बताइएगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, कमेंट में आप बता दीजिएगा कि कैसा हो सकता है। मैं रीड करता हूँ वन बाय वन मेरे ऐसे को मैंने जो लिखा है। सबसे पहले बात करूँ तो मैंने जिन ये आपका खंड एक का जो है मैंने पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है, इसको लेकर के लिखना शुरू किया था। देखिए मैंने किस प्रकार से डील किया इसको हॉल के अंदर, और जो मेरी स्पीड थी उसको भी आप चेक कर पाएंगे। तो मैंने लिखना शुरू किया। धधकती धरती की सतह पर जब बारिश की बूंद बूंद गिरती है, एक महक सी उठती है, महक जो संकेत है किसी के तृप्त होने का, जो मानो यह कह रही हो उन्हें तो बस इंतजार था मेघों के बरसने का। ठीक है, मैंने धरती को रिलेट किया। एक ये जो है पोयम है, एक लिखी हुई पोयम है सविता पाटिल जी के द्वारा। तो मैंने इनका नाम आगे जिक्र किया है और फिर मैंने आगे की कहानी यहाँ पर ऐसे बताना शुरू किया। दूसरे पेज में मैंने लिखना शुरू किया है कि सविता पाटिल द्वारा रचित इस कविता में पर्यावरणीय बदलाव से धरती की प्यास जो मेघों से तृप्त होती है, वह पर्यावरणीय बदलाव से मानो घट सी गई है, बताना चाहती है। उसके बाद मैंने लिखा कि हम अपने आने वाले पंक्तियों में पर्यावरण बदलाव के कारणों, प्रभावों व प्रयासों को समझने का प्रयास करेंगे। यह जानेंगे कि वह क्या ऐसी लालसा है जिससे आज मानव ने मानव पर्यावरण से दुश्मनी सी कर ली हो। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया कि प्रथमतः हमें आंकड़ों से यह जान लेना आवश्यक है कि मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि आज का समय बातों से ज़्यादा आंकड़ों पर गौर करने का है। मैंने आईपीसीसी की रिपोर्ट डाली है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी अपने 50 सालों में 2.2 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापन का आंकड़ा छू लेगी तथा भारत पर्यावरणीय गंभीरता सूचकांक में 10वें स्थान पर है। साथ ही बिहार में 38 में से अधिकतर उत्तर बिहार जिले आने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को का सामना करने वाले हैं। तो मैंने इस प्रकार से आंकड़ों से समझाया। आगे मैंने लिखा कि अब हम कारणों पर विस्तृत चर्चा करेंगे या विचार करेंगे, क्योंकि बिना बीमारी जाने डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण की आज जो हानि है या हाल है, उसका सबसे बड़ा कारण है मानव तथा मानवों द्वारा हो रहे क्रियाकलाप। उदाहरण स्वरूप विश्व आज पूंजीवादी विचारधारा को अग्रसर है तथा इस भेड़ चाल में विश्व में सभी देशों द्वारा उद्योग पर जोर दिया जा रहा है। भारत में औद्योगिकरण का स्तर भी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन अनुसार आंका जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में डायगोनिस कहते हैं। तो मैंने जो है डायगोनियस करके एक विचारक हैं, फिलोसफर हैं, उनका मैंने यहाँ पर कोट किया है कि मानव अपनी इच्छाओं की प्राप्ति में जानवरों से भी ज़्यादा क्रूर हो गया है तथा उपभोक्तावादी की जड़ों से इतना जकड़ लिया गया है कि अब बाहर आ पाना मुश्किल है। तो मैंने उनका एक कोटेशन यहाँ पर डालने का कोशिश किया जो रेलेवेंट मुझे लगा उस समय। फिर मैंने लिखा है कि आज मानव की आवश्यकताओं का अंत होता ही नहीं दिख रहा है। कम को ज़्यादा, ज़्यादा को और ज़्यादा अच्छा, और अच्छा को और अच्छा, सबसे अच्छा की चाहत होती है। ठीक है, चाहत हो। तो फिर मैंने लिखा कि पर्यावरण को आज लगभग मृत अवस्था में ला छोड़ा है। मतलब ये चाहत जो है उसने पर्यावरण को एक मृत अवस्था में ला करके छोड़ दिया। मैंने ये समझाया। इन्हीं अवस्थाओं पर विश्व प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक अब्राहम मैलोस द्वारा एक प्रमुख सिद्धांत दिया गया जो इस प्रकार है। तो मैंने लालसा को लेकर के अब्राहम मैलोस की एक थ्योरी थी, तो मैंने उस थ्योरी को यहाँ पर जो है एज ए कोट मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है कि एक बच्चे को खिलौने की चाहत होती है, तरुण को यौवन की, तथा एक परिवार को के मुखिया को परिवार सुरक्षा की, तथा अंत में सम्मान की। अर्थात मानव जीवन से लेकर के मरने तक अपनी आवश्यकताओं हेतु मरता रहता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक समझाया इसको। उसके बाद मैंने कारणों में अन्य प्राकृतिक कारण भी काफी बड़ी है। मैंने और कारण को स्पष्ट किया जिसमें उदाहरण स्वरूप ज्वालामुखी उद्गार, SO2 NO2 जैसी गैसें निकलती है तथा जंगल में गर्म हवा से लगने वाली आग भी कारण है। इसका हालिया उदाहरण मैंने फिर डाल दिया कि अमेरिका में लगी भीषण आग, जिसने अमेरिका जैसे देश को भी यह समझाया कि प्रकृति से बड़ी कुछ भी चीज नहीं हो सकती। तो मैंने यहाँ तक इसको लाया, इस पॉइंट को। आगे मैंने लिखा है कि आगे हम अब प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। पर्यावरणीय बदलाव ने आज विश्व में कई समस्याओं को जन्म दिया है। उदाहरण स्वरूप खाद्यान्न संकट। यदि हम खाद्यान्न संकट को देखें तो अफ्रीका में कई देशों की हालत ऐसी है जैसे जानवरों को मारकर खाया जा रहा है।
जिसका प्रमुख उदाहरण सोमालिया, जहां 700 से अधिक जानवरों को मार करके खाया जा रहा है। खाद्यान्न संकट के अभाव से हाल ही में आई वैश्विक भुखमरी सूचकांक, फिर मैंने जो है ये भुखमरी सूचकांक को फिर मैंने यहाँ पे डाला है। उसमें मैंने बताया कि भारत भी 105वें स्थान पर है, जो कि ये दिखाता है भारत भी पर्यावरण की मार से बचा नहीं है। ठीक है, मैंने इसके अन्य प्रभाव में इसको डाला। मैंने अन्य प्रभाव में फिर से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की कि अन्य प्रभाव में सबसे बड़ा बदलाव ग्लेशियर का पिघलना हाल ही में आई रिपोर्ट में यह बताया गया कि जितने भी समुद्री किनारे देश हैं तथा राज्य हैं, उन्हें अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तथा बिहार जैसे राज्य भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। उदाहरण स्वरूप बिहार में ज्यादातर नदियां हिमालयी हैं, घाघरा से लेकर के महानंदा तक, जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव कुछ ऐसा पड़ सकता है, अचानक बाढ़ तथा हमेशा के लिए सूखा, ऐसी भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। तो मैंने बार बार कोशिश किया है कि बीच बीच में बिहार को लाता रहूं, ताकि जो है ये बिहार का अपना बीपीएससी है एग्जाम, तो कहीं ना कहीं रेलेवेंट लगे। मैंने भी बिहार के मुद्दे को जानबूझ के यहाँ पर कोट करने की कोशिश की है बार बार। जब भी परेशानियां आती है तो समाधान भी साथ लाती है। मैंने यहाँ से अब चेंज किया है अपना एक सिनेरियो कि मैंने उधर जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को काउंट करवाया, अब समाधान पक्ष की ओर बात करना शुरू कर रहा हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि जब भी परेशानियां आती है तो समाधान भी लाती है। अब हमें आगे आने वाले पंक्तियों में प्रयास को देखेंगे, वह समग्र विश्लेषण करेंगे। ठीक है, मैंने इस तरह से समझाया कि अब हम क्या करने वाले हैं आगे। मैंने यहाँ लिखना शुरू किया कि वैश्विक प्रयासों में कई प्रयास शामिल है, उदाहरण स्वरूप यूनेप द्वारा चलाया जा रहा 1 मिलियन यूथ चैलेंज। तो मैंने इस चीज को याद किया था और ये चीज मैंने यहाँ पर कोट किया है 1 मिलियन यूथ चैलेंज, और मैंने उसको अंडरलाइन भी कर दिया है, जिसमें पर्यावरण प्रभावों के परिणामों और समाधानों को युवाओं के माध्यम से प्रचार किया जाएगा। तो इसका मैंने यहाँ पर और एक्सप्लेन किया। COP29 में हाल ही में पर्यावरण संकट, वित्त प्रबंधन की बात तथा बाध्यकारी बनाने हेतु अनेकों हस्ताक्षर भी हुए, जिसमें $300 बिलियन सभी विकासशील देशों को जुटाने हेतु कहा गया। तथा पेरिस समझौता, ये हाल का ये करंट था। ठीक है, मैंने उसको ऐड किया। उसके बाद मैंने लिखा कि तथा पेरिस समझौता 1985 के पालन हेतु जवाबदेहिता सुनिश्चित की गई है। और वहीं भारत के प्रयासों को देखें तो फिर मैंने भारत को भी यहाँ पर काउंट करना शुरू किया कि भारत के प्रयासों को देखें तो 2070 तक नेट जीरो कार्बन का जो लक्ष्य है, उसके बाद 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रण, 5% डीजल में और इथेनॉल मिश्रण का 2029 तक रखा गया है। वह हाल में अपनाया गया @2047 भी पर्यावरण हेतु अपनी जिम्मेदारियों को अपना रहा है। ठीक है, मैंने इस तरह से इसको कोट करने की कोशिश की। आगे मैंने लिखा है कि इसी कड़ी में बिहार ने भी अपना पर्यावरण के प्रति, देखिए अब मैंने भारत भी बताया, इंटरनेशनली बताया, बिहार भी कोशिश कर रहा हूं कि इसमें डाल दे बिहार के प्रयास को भी। तो इसी कड़ी में बिहार ने भी अपना पर्यावरण के प्रति जो है कई प्रयास किया है, जिसमें सौर ऊर्जा हेतु बजट में प्रबंधन तथा प्यार का पौधा, ठीक है, जैसे योजनाओं को परिचालन भी में लाया है। पर्यावरण आज जिस स्थिति में है, अब मैं यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर रहा हूँ, पर्यावरण आज जिस स्थिति में है उसे संभालना मानव का धर्म है, होना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ गांधी जी का भी कोट डाला है। ठीक है, तो मैंने लिखा पर्यावरण आपको उपहार में दिया गया नहीं, अपितु यह आने वाली पीढ़ियों से आज के मानवों को मिला हुआ कर्ज है। ठीक है, और फिर मैंने लास्ट में लिखा कि आप मानव को सतत लक्ष्यों को अपनाना अत्यंत अहम है। आज मानव को सतत लक्ष्यों को अपनाना अहम है। यदि इसमें देरी हुई तो यह मानव सभ्यता को अपने प्रारंभिक अवस्था में लाके खड़ा कर देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक जो है इसको लिया है, और इसमें ऐड कुछ और हो सकता था पॉइंट मैंने, लेकिन देखा कि कंटेंट काफ़ी हो चुका है। ठीक है, एक पेज और जाना चाहिए था, फिर मैंने यहाँ पर ला करके स्टॉप कर दिया है। मैंने मेनली जो है यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या क्या है उसके समाधान पक्ष को बताया, बिहार के पक्ष को बताया। ठीक है, यहाँ पर कुछ फिलोसफर्स ये कोटेशंस वगैरह आ सकते थे, लेकिन मैंने इनफ समझा इसको, फिर उसके बाद मैंने इसको रोक दिया है। ठीक है, ऐसे को अब कैसा लग रहा है आपको ये बताइएगा, और नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी मर्जी है, जितना भी आप नंबर देना चाहें, जैसा भी आपको लगे आप बता सकते हैं। अच्छा लगे तो आप अच्छा भी बोलिए, बुरा लगे तो आप बुरा भी बोलिए। मुझे किसी बात की कोई शर्म नहीं है। जब आप गलत बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उसी चीज़ से सीखने को मिलता है। मैं हमेशा लर्निंग पीरियड में रहता हूँ, सीखता हूँ और सीख करके इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने अंदर। भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान, मैंने इस चीज़ को लिखा है यहाँ, यह जो है खंड 2 का यानी खंड 2 का जो है ये आपका मैंने इससे को उठाया था, भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान। मैंने स्टार्ट किया कोटेशन से, माया मरी न मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह के दास कबीर। ठीक है, तो मैंने दिखाया कि कबीर दास भी जो है यहाँ पर एक कोटेशन, ये मतलब कि एक तरह का पंक्ति बोले हैं जो कि भ्रष्टाचार से संबंधित है, लालसा से संबंधित है। मैंने लिखना शुरू किया कि भ्रष्टाचार सब सुनते ही आज मानव द्वारा किया जा रहा अनैतिक कृत्य सामने आ जाता है। ठीक है, जिसमें मानव अपने स्वार्थ में भ्रष्ट आचरण को अपनाता है, वह मानव जाति को शर्मसार करता है। अपने अगली कड़ी में, अब देखिए मैं जानबूझ करके हर में जो है ना ये कोशिश कर रहा हूँ हर हिस्से में लिखने की, बताने की कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। ठीक है, मैं उसको बीच बीच में डाल रहा हूँ कि मैं अगला पंक्ति ऐसा क्या जोड़ूंगा, तो मैं उसका पहले ही जो है वहां पर पॉइंट बता दे रहा हूँ ताकि आसान हो जाए चेक करने वाले के लिए। मैंने लिखा कि अपने अगली कड़ी में हम भ्रष्टाचार के इतिहास, प्रकार, प्रभाव, सभी आयामों से गुजरने वाले हैं तथा कई छुपे सवालों को भी जानने का प्रयास करेंगे, जैसे क्यों एक आदमी भ्रष्ट हो जाता है तथा अपने सुखद जीवन को आत्मगिलानी में डालता है।
ठीक है, तो मैंने इस तरह से कोशिश किया है कि पहले ही मैं सारा प्रेजेंट कर दूं कि आगे आने वाली लाइन स्पष्ट होती जाए। फिर मैंने लिखा कि हम अपनी इस यात्रा में पहले इतिहास को देखने का प्रयास करेंगे। मैंने स्टार्ट किया कि पहले हम इतिहास को देखने का प्रयास करेंगे। हाल ही में हाल ही में वक्फ बोर्ड का मामला सामने आया है। मैंने वक्फ से इसको कनेक्ट किया जो कि इतिहास से अपने गहरे ताल्लुक रखता है। महान अकबर व औरंगजेब के समय वक्फ यानी कि खुदा के भेंट के स्वरूप चढ़ावे मिली संपत्ति समाज सेवा हेतु, लेकिन आलम यह था कि भ्रष्टाचार अकबर व औरंगजेब के समय भी हुआ करते थे और अकबरनामा में बताया गया कि कैसे राजाओं के अधिकारियों द्वारा वक्फ में दी गई जमीनों को अपने लाभ हेतु बेचते थे, जो आज तक एक जैसी अवस्था बनी हुई है। तो उस समय जो बेचते थे आज भी सेम अवस्था बनी हुई है, जिसके कारण वक्फ बिल जो है मैंने यहाँ पर 129 अमेंडमेंट जो है उसको बताया कि ये लाया गया। ठीक है, तो मैंने इसको हिस्ट्री से कनेक्ट करने का कोशिश किया। आगे फिर मैंने लिखा कि यदि हम आगे यानी कि अंग्रेजों का कालखंड देखें तो 1893 व 1813 का तथा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भ्रष्टाचार व अन्य कारणों से लाया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में जॉन सुलीमन, मैंने एक यहाँ पर कोड डालने की कोशिश की है, एक व्यक्ति है जॉन सुलीमन करके, फिर मैंने उनके नाम से कोटेशन लिखा होगा आगे। हाँ, मैंने लिखा है कि ब्रिटिश कंपनियों ने ऐसी अवस्था बना दी मानो स्पंज की सहायता से सारा धन गंगा से निचोड़कर टेम्स नदी में जो है वो छोड़ा जा रहा है। तो मैंने ये कोटेशन लिखा, सुलीमन जेम्स का था। ठीक है, क्या नाम है इनका, नाम भूल रहा हूँ, जॉन सुलीमन। ठीक है, जॉन सुलीमन का था, तो मैंने इसको यहाँ पे कोट कर दिया है। फिर मैंने समझाने शुरू किया कि अब हम आज भ्रष्टाचार की स्थिति को समझेंगे, खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में तथा बिहार के संबंध में। तो फिर मैंने बिहार को यहाँ पे जानबूझ करके इंटीग्रेट किया है ताकि चीजें जो है स्पष्ट हो सके और सामने वाले को ठीक लगे। हाल ही में आई भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की स्थिति मैंने बता दी कि 96 थी। भारतीय स्थिति की समझाती है, जो भारतीय स्थिति को समझाती है। राजीव गांधी द्वारा कहा गया यह कथन कि यदि ऊपर से 1 रुपया जनता तक भेजा जाता है तो उसमें से न्यूनतम 10% ही पहुंच पाता है। ठीक है, तो मैंने ये राजीव गांधी जी का जो बहुत फेमस है, मैंने इसको यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख दिया कोटेशन फॉर्म में। वहीं यदि बिहार की बात की जाए तो यह स्थिति ठीक नहीं है, जिसका प्रमुख कारण गरीबी व शिक्षा का अभाव है। अब मैंने लिखना आगे शुरू किया है कि अब अपनी यात्रा में हम प्रभावों पर विश्लेषण करेंगे तथा अन्य आयामों पर नजर डालेंगे। तो मैंने फिर समझाया कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं, बार बार मैं हिंट कर रहा हूँ। मैंने शुरू किया यहाँ से बोलना कि प्रथमतया इसका गहरा प्रभाव समाज पर पड़ता है। समाज जिसमें सभी वर्ग आते हैं तथा भ्रष्टाचार के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सभी क्षेत्रों को नुकसान देखा जाता है। उदाहरण स्वरूप अस्पताल में आज 1 लाख नागरिकों पर 25 डॉक्टर हैं, जिसका मुख्य कारण है डॉक्टरों का अपना निजी संचालन हाथ में, नीट परीक्षा में धांधली, इस तरह का उदाहरण है। मैंने ठीक है 2-3 पॉइंट यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की थी कि जिसका प्रमुख कारण है डॉक्टरों का अपना निजी संचालन। ठीक है, और यहाँ पर मुझे कॉमा देना था, मैं यहाँ भूल गया। हाल में आई नीट का परीक्षा में धांधली इसका उदाहरण है। तो मैंने यहाँ पर भ्रष्टाचार को धांधली से कनेक्ट किया है। ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पर पॉइंट फॉर्म में लिखने की कोशिश की है पैराग्राफ में। फिर मैंने लिखना शुरू किया कि साधारण सी बात है कि जब डॉक्टर पैसा देकर के अपनी नौकरी डिग्री लेंगे तो वह उस पैसे की भरपाई भी करना चाहेंगे, जिससे अस्पतालों में मरीज ज्यादा डॉक्टर कम है। ठीक है, और जिससे अस्पतालों में मरीज ज्यादा और डॉक्टर कम है। चाणक्य द्वारा कहा गया यह पंक्ति इस परिप्रेक्ष्य में ठीक ठीक समायोजन बिठाता है। ठीक है, मैंने ये बात लिखने की कोशिश की है। फिर मैंने लिखा कि यदि मछली समुद्र में रहेगी तो कभी ना कभी अपने अंदर समंदर का पानी जरूर लेगी। ठीक है, तो मैंने उसको जो भ्रष्टाचार से कनेक्ट किया और यहाँ पर मैंने चाणक्य द्वारा कहा गया एक यहाँ पर पंक्ति को कोट भी कर दिया। आगे मैंने लिखना शुरू किया कि यदि हम आर्थिक प्रभाव को देखें तो यह भयावह स्थिति बनी हुई है। हाल में आई ऑक्सफैम की मैंने रिपोर्ट को यहाँ पर पॉइंट आउट किया है कि 40% भारतीय के पास जो है जीडीपी का 1% है। ठीक है, जो कि असमानता में छिपी भ्रष्टाचार को दिखाता है। तो मैंने भ्रष्टाचार को मतलब बीच में लाने की बार बार कोशिश की है ताकि भ्रष्टाचार नाम का ये शब्द हटे नहीं, वो मेन उसी बात पर ये पूरा क्वेश्चन है। अब थोड़ा क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेंगे। क्वेश्चन में कहना चाह रहा था भ्रष्टाचार का अंतर, देश का उत्थान, है ना। तो ये 2 तरह की बात इसमें कह रहा है। देखिए मैंने यहाँ लिखा 10%, यहाँ आ गए थे, नीट देख लिया था हम लोगों ने, 1% देख लिया, यहाँ आते हैं। देखिए फिर मैंने जो है यहाँ पर एक और करंट का एक सिनेरियो उठाया, जानबूझ करके मैं बार बार करंट को जो है इसमें ऐड ऑन करना चाह रहा था हर हिस्से में। ठीक है, ताकि रेलेवेंट लगे चीज़ें, लगे कि बंदा जो है सामने वाला कुछ अपडेट रहता है चीज़ों से। ठीक है, लिखने के लिए तो कुछ भी लिखा जा सकता है, ऐसे का मतलब ही होता है निबंध, कोई भी बंधन नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को जो है कोशिश कर रहा था कि अपडेट रख करके लिखूं, इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो मैंने यहाँ लिखना शुरू किया कि आज जिस प्रकार मानव भ्रष्टाचार को अपनाकर सर्वश्रेष्ठ हो जाना चाहता है, वहीं दुनिया में ऐसा भी समाज है जो इस कुंठित विचारधारा से दूरी बना करके रखते हैं। अंडमान निकोबार से थोड़ी दूर पर सेंट्रल आइलैंड है, जिसमें आज भी 300 की आबादी में अस्थायी निवासी रहते हैं, जिन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। कई बार सरकार ने प्रयास किया कि मुख्यधारा में लाने का, लेकिन सरकार को उनके मुख्यधारा की सर्वश्रेष्ठता का अंदाजा नहीं था। ठीक है, तो मैंने जो है
उनको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। अब हम अपने अधूरे सवाल का जवाब देखेंगे, आखिर क्यों मानव भ्रष्ट हो जाता है। तो मैंने बीच में एक सवाल किया था उधर, तो उस जवाब का मैं उसका जो है जवाब मैं यहाँ से अब देना शुरू कर रहा हूँ कि अब हम अपने अधूरे सवाल का जवाब देखेंगे, जानेंगे कि क्यों आखिर मानव भ्रष्ट हो जाता है। मैंने शुरू किया यहाँ से बोलना कि मानव जन्मजात भ्रष्ट नहीं होता, अपितु समाज के अंदर बदलावों व आवश्यकताओं का मारा होता है। यदि आज यदि एक सरकारी पेशा व्यक्ति का वेतन 50,000 है तो अपने परिवार की आवश्यकताओं हेतु क्षमता से ज्यादा उधार लेता है तथा चुकाने हेतु भ्रष्टाचार कर बैठता है तथा यहाँ भौतिकवादी विचारधारा का शिकार हो जाता है। जैसे चार्वाक दर्शन भी कहता है कि यदा जीवित सुखे जीवित ऋण कृत्वा घृत पीवित। ठीक है, तो ये मैंने कोट याद किया था, चार्वाक दर्शन का बहुत फेमस कोट है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा कि क्या मानव कार्ल मार्क्स अनुसार यूटोपिया जैसी हालत पा सकता है। फिर मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन वाइज लिखने की कोशिश की थी कि क्या मानव कार्ल मार्क्स अनुसार यूटोपिया जैसी हालत पा सकता है। जवाब है नहीं, क्योंकि यह व्यवहार में सार्थक नहीं है। ठीक है, तो मैंने कार्ल मार्क्स का यूटोपिया भी जो यहाँ पे सिद्धांत को कोशिश किया है कि कैसे भी इसमें पुट कर दिया जाए। फिर मैंने लिखा कि इसे कम किया जा सकता है, जैसे महात्मा बुद्ध द्वारा किया गया महात्मा गांधी सिद्धांत कहता है। तो मैंने कहा कि यूटोपिया पाया नहीं जा सकता, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। मतलब ठीक है, आप भ्रष्टाचार मुक्त एक साम्राज्य नहीं बना सकते, लेकिन हाँ 100% नहीं, लेकिन आप 70%, 60% और 60% के आसपास कम भी कर सकते हैं, है ना। पूर्णतः तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। तो उसी पे मैंने जो है महात्मा बुद्ध का जो है यहाँ पर मध्यम मार्गी सिद्धांत को कहना शुरू किया। मैंने लिखा कि जैसा कि हमारा प्रश्न है कि भ्रष्टाचार का अंत व देश का उत्थान। देखिए, मैंने यहाँ पर प्रश्न को फिर से कोट किया है कि जैसा कि हमारा प्रश्न है भ्रष्टाचार का अंत व देश का उत्थान, हाँ यह संभव है, परंतु इसके लिए हमें समुचित वर्ग कल्याण, संविधान, समानता, न्याय सभी पक्षों को विचार करना पड़ेगा। जानबूझ करके मैंने ये क्वेश्चन जो है बीच में फ्रेम कर दिया ताकि स्पष्ट हो सके कि अब ये पूछना क्या चाह रहा है और मैं यहाँ पर बताऊंगा क्या। ठीक है, अंत में मैंने लिखा कि अंततः मानव अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठता, वस्तुनिष्ठता जैसे वह उपभोक्तावादी विचारों का मार्ग खोज निकाले तो भ्रष्टाचार जैसा अनैतिक विचार को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, मैंने लिखा कि अंततः मानव अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठता, वस्तुनिष्ठता जैसे वह उपभोक्तावादी विचारों का मध्यम मार्ग खोज निकाले। मैंने बोला मध्यम मार्ग, तो मैंने ये जो बीच में डाला था ना कि भ्रष्टाचार है तो उसके लिए मध्यम मार्ग ही अपना सकते हैं। ठीक है भैया, भ्रष्टाचार करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार मतलब नहीं करना है, उसके लिए कुछ और सॉल्यूशन हो सकता है। भ्रष्टाचार के अलावा भी आप एफर्ट लगा सकते हैं किसी और काम को। मान लीजिए कि आप एक काम करते तो दो काम भी कर सकते हैं। आपके बॉडी अगर आपके साथ दे रही है, आपका साथ दे रही है, तो एक दिन में आप दो भी काम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो अपनी जरूरतों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए आप दो तरह का काम कर सकते हैं, जिससे आपको सैलरी ज्यादा मिलेगा, उससे फिर आप जो है ज्यादा जो है आप खर्च कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मध्यम मार्गी वाली बात को यहाँ पर डाला कि भ्रष्टाचार जैसा अनैतिक विचार को समाप्त किया जा सकता है मध्यम मार्गी के माध्यम से। फिर मैंने यहाँ पर लास्ट यहाँ पर लिखा है धृतिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ठीक है, तो मैंने लास्ट में समझाया कि अर्थात मानव 5 तत्वों से बना हुआ है, अंततः इससे काया रूपी शरीर का अंत हो जाएगा, इसलिए हमें अपना अंतरात्मा को संतुष्ट करना चाहिए, न कि शरीर को। ठीक है, तो मैंने पूरा फिलोसफिकल टच देने की कोशिश की थी इसमें, और कोशिश मेरी पता नहीं कितना रंग लाएगी, देखते हैं, वो तो जवाब ही पता चलेगा उनका, आंसर देखने के बाद ही पता चलेगा क्या नंबर आ रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वाला ऐसे आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, आप लोग हो सकता है कुछ इसमें राय देना चाहेंगे तो वो दे सकते हैं बेशक। ठीक है, आपने ही बहुत कुछ स्टडी कर रखा होगा उसके हिसाब से। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड से, जो कि हमारा लौकिकता वाला था। इसमें मैंने इंटरेस्टिंग कुछ करने की कोशिश की थी, देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग हो पाता है। आप लोग बताइएगा कितना इंटरेस्टिंग हो पाया। जैसन बोइबा वैसन कटवा, तो मैंने इसको लिखा है। और फिर से मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैंने किसी भी क्वेश्चन में जानबूझ करके जो है वो हेडलाइन नहीं दी थी। जो हेडलाइन बोल रहे हैं ना बहुत सारे कि कॉपी में देना चाहिए, पहले जो है आप जिस क्वेश्चन को लिखने वाले उसको देना चाहिए। मतलब जनरल यहाँ पर जो ये टिक दिया हुआ है, बॉक्स जो दिए हुए हैं, इसको नहीं देना चाहिए था ना। अगर आप मान लीजिए कि इसके बेसिस पे एक दो नंबर अगर ऐड होता हो, ये अगर हेडलाइन में दे देता यहाँ पर कि जैसन बोइबा वैसन कटवा, तो जो मैंने टिक किया इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब आप ये अनौपचारिक तरीके से यहाँ दिया जा रहा है, तो औपचारिकता जो है उसको मैंने निभाया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नहीं लिखा है, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसका गलत कुछ कर दिया, मैंने यहाँ 2-3 नंबर कटने का काम कर दिया। ठीक है, आप लोगों ने भी अगर छोड़ा होगा तो बहुत ज़्यादा आत्मगिलानी करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ हैं बहुत बड़े बड़े मास्टर बैठे हुए हैं जो ये बात कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे लाना चाहिए था। ठीक है, देखते हैं वो कैसा रिजल्ट आता है उसके बाद। देखिए, मैंने इसमें स्टार्ट किया लिखना कि फ्रांस की क्रांति में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। मैंने फ्रांस की क्रांति से कोट करना एक एनेक्डोट से स्टार्ट किया था मैंने इस कोटेशन को, ये ऐसे को। तो मैंने लिखना शुरू किया कि फ्रांस की क्रांति में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसमें जैकोबिन क्लब का प्रमुख, जिसने पहले आजादी हेतु संगठन बनाया, लेकिन बाद में वह तानाशाह बनकर के बदतर हालात पैदा करने लगा। अंत में संसदीय सभा ने जैकोबिन क्लब के प्रमुख को गिलोटिन की सहायता से मृत्युदंड दिया। इस कहानी से हमें समझ में आता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे।
ठीक है, कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। जनता तो हमेशा तैयारी रहती है, या दूसरा पक्ष तो हमेशा तैयारी रहता है तुमको सजा देने के लिए। मैंने स्टार्ट किया कि बिहार में प्रचलित इस कथन जैसन बोइबा वैसन कटबा का इस्तेमाल समाज में क्या लिखा मैंने, द्वंद्व लिखा, समाज में द्वंद्व रूप में किया जाता है, जिसका एक और समानार्थक शब्द है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो मैंने इसको दो तरीके समझाया, ठीक है। अब मैंने इसको जो है और नीचे यहाँ पर कैसे लिखा है थोड़ा समझेंगे। अभी मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, उस समय के बाद जब मैंने ऐसे लिख कर ले आया था, उसके बाद पहली बार मैं भी देख रहा हूँ इसको। तो मैंने यहाँ लिखना शुरू किया है कि हम इस लोकोक्ति को समय अनुसार बांटने का प्रयास करेंगे तथा घटनाओं को समाहित करेंगे, और हम इसके सकारात्मक पक्ष भी जो है यहाँ पर उजागर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको कई आयामों में तोड़ने के लिए कई तरह का क्वेश्चन पहले ही कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा कि यदि हम इतिहास की पन्नों को पलटे तो अंग्रेजों के समय एक महत्वपूर्ण घटना को अपने कथन यानी कि जैसन बोइबा वैसन कटबा के अनुसार समझेंगे। तो मैंने 1857 की क्रांति को इसमें डाला, और उसमें मैंने लिखना शुरू किया है कि हमें देखने के लिए मिलेगा कि जब अंग्रेजों द्वारा भारतीय के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी पक्षों पर आघात पहुंचाया जा रहा था, तब कुछ महत्वपूर्ण हमारे राष्ट्रभक्तों ने 1857 जैसे आंदोलन ने को साकार किया, जिस पर कार्ल मार्क्स ने कहा कि यह भारतीयों के आत्मसम्मान की लड़ाई थी जिसमें अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी, तथा यह पूरा संदर्भ हमें जैसन बोवे वैसन घटना को दर्शाता है, ठीक है। तो ये मैंने किसके परिप्रेक्ष्य में कहा, मुझे और थोड़ा एक्सप्लेन करना था, यहाँ मेरी गलती है, ठीक है। मुझे यह स्पष्ट करना था कि अंग्रेजों ने जो गलती की है, अंग्रेजों ने हमारे साथ जो किया उसके उलट जो उनके साथ हुआ, यानी कि 1857 जो क्रांति हुई है, ये कहीं ना कहीं जैसन तुमने बोया यानी जैसन तुमने बोया जैसन बोइबा वैसन कटवा का एक समानार्थक उदाहरण जो ये पेश कर रहा था 1857 का। तो मैंने इसको लिखा, लेकिन थोड़ा और एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे थी, ये मुझे महसूस हो रही है अभी। आगे मैंने लिखा कि यदि हम अपने इतिहास से बाहर आकर के वर्तमान में देखें तो 22/4/2025 को अनंतनाग में, अब देखिए मैंने पूरा डेट यहाँ पर कोट कर दिया, पता नहीं क्यों, मुझे याद होगा इसीलिए मैंने कोट किया है, अभी याद नहीं है मुझे। तो 22/4/2025 को अनंतनाग में आतंकवादी हमला जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया, लेकिन पाकिस्तान को यह भी पता है कि जिस आतंकवादी को उसने जन्म दिया है वह उसे भी उतना ही नुकसान पहुंचाएगा जितना दूसरों को पहुंचा रहा है। हालिया उदाहरण बलूचिस्तान द्वारा पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक मामला दिखता है। तो मैंने ट्रेन हाईजैक का एक इशू हुआ था इधर पाकिस्तान में, उसको यहाँ पर डाल दिया है, तथा यह पूरा संदर्भ जैसन बोइबा वैसन कटवा का एक चरितार्थ उदाहरण पेश करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखना शुरू किया कि अन्य तत्कालीन घटनाओं पर नजर डाले तो पर्यावरणीय संकट महत्वपूर्ण है। हाल ही में कोलंबिया में 90% बर्फ पिघलने के कारण घटना देखने को मिलती है, तो कोलंबिया के मैंने यहाँ पर डाल दिया। और मैंने लिखा कि एक आंकड़े के अनुसार विश्व में अब तक यानी 2025 तक 1.4 मिलियन हेक्टेयर जंगल नष्ट हो चुके हैं, तथा 3.2 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन व उत्सर्जन हुआ है जो पर्यावरण पर प्रभाव को दिखाएगा, तथा यह मानव द्वारा किया जा रहा है जो वापस मानव को ही नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो वापस पहुंचाने का मतलब क्या हुआ कि जैसा तुमने बोया वैसा तुम काटोगे। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया कि हाल ही में तेलंगाना में हुए कांचे, मैंने इसका भी करंट का यह उदाहरण लिया, कांचा गिचावली करके एक जगह था, गिचवावली करके, उस जंगल को कटाव किया जा रहा था, और आज परिणाम देखने को मिल रहे हैं कि जैसे बयार फटना, मैंने क्या लिख दिया है इसमें, जैसे बादल फटना, अच्छा बादल है ये, जैसे बादल फटना, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण सभी मानव को नुकसान पहुंचाएंगे, तथा यह संदर्भ जैसन बोइबा वैसन कटवा को दिखाता है, ठीक है। तो मैंने जो है कुछ करंट वाली चीजों को यहाँ पर पुट करने की बार बार कोशिश की है तीनों ऐसे में। जैसा कि हम जानते हैं कि तार्किक सोच वाला मनुष्य दोनों पक्षों को हमेशा देखता है। अब देखिए मैंने फिर अब इस बात को पहले भी लोगों को बताया था जब हम क्लास कर रहे थे ऐसे का, कि आप कोटेशन मतलब जो भी ऐसे आ रहा है उसका हमेशा पहले दो एंगल सोच करके रखिए कि क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर नेगेटिव है तो क्या इसका पॉजिटिव भी कुछ हो सकता है। तो एंटी इसका जो है वो हमेशा चेक करके रखना था, तो मुझे लगा कि इसमें एंटी पार्ट भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इसका एंटीथेसिस जो है वो यहाँ पर अप्लाई करना शुरू किया है अपने ऐसे में। मैंने लिखा है कि जैसे कि हम जानते हैं कि एक तार्किक सोच वाला मनुष्य अपने दोनों पक्षों को हमेशा देखता है, और हम भी इस प्रश्न जैसन बोइबा वैसन कटवा के दूसरे पक्ष यानी कि सकारात्मक पक्ष को देखेंगे, ठीक है। तो नकारात्मक उधर चल रहा था, इधर सकारात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सकारात्मक हो जाएगा। मैंने यह लिखना शुरू किया कि यदि हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो आज भी समाज में परोपकार, दया, करुणा, आदर ये सभी भाव विद्यमान है जो हमें भारतीय महान विरासत में मिली है। हमारे देश में दर्शनों, मुनियों, गुरुकुल जैसी नैतिक गुणों को बनाने वाला इतिहास रहा है, तथा आज हम हैंडशेक नहीं हाथ जोड़ना सिखाते हैं, ठीक है। तो हैंडशेक नहीं हाथ जोड़ना सिखाते हैं, मैंने ये स्पष्ट किया इससे। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी और थोड़ा आगे जोड़ते हैं, पढ़ लेते हैं।
इसी कड़ी में हम आज भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी देख सकते हैं कि जहां आज पूरा विश्व व्यापार युद्ध में अमेरिका के द्वारा लगाया गया टैरिफ झेल रहा है, तो मैंने फिर टैरिफ का डाला, वहीं भारत अन्य से कम ही झेल रहा है, जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मजबूती दिखाता है। तथा यह संबंध ऐसा नहीं है कि नया नया है, अपितु यह चाणक्य के समय का है। वह सिंधु घाटी सभ्यता से हम इस समय को ही वैश्विक रूप से अपने आप को साबित करते हुए आए हैं, तथा भारतीय आदर्शों ने भी अपना योगदान दिया है। उदाहरण वसुधैव कुटुंबकम, तथा यह पूरा संदर्भ जैसन बोइबा वैसन कटवा को प्रदर्शित करता है सकारात्मक पक्ष में। ठीक है, तो मैंने फिर से यहाँ मतलब एक्सप्लेन थोड़ा सा ज़्यादा करना था, मेरे पास समय थोड़ा मतलब मेरे पास जो है समय की थोड़ा अभाव हो गया था वहाँ पर, और हाथ वाथ पूरा दर्द करने लगा था लिखते लिखते। ठीक है, तो फिर मुझे जो है थोड़ा सेंटेंस बनाने में और सोचने में थोड़ा समय लग रहा था, तो मुझे यहाँ एक्सप्लेन करना था, ये बीच में भी एक्सप्लेन करना था, आगे भी करना था, लेकिन मैंने लास्ट में फिर उसको कर ही दिया कि जैसन बोइबा वैसन कटवा का एक सकारात्मक पक्ष भी है कि मान लीजिए कि हमने इंटरनेशनल रिलेशन अपना अच्छा कर रखा था, तो उसका एक परिणाम है कि टैरिफ चार्जेस हमारे ऊपर उतने प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, या तो उस समय नहीं काम कर रहे थे। अभी तो ठीक है, करंट में अभी आज के डेट में तो टैरिफ बहुत लग गया, लेकिन स्टार्टिंग में उतना इफेक्ट नहीं कर रहा था, कम लगाया गया था अन्य की तुलना में। ठीक है, 26% था। तो उस तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। मैंने आदर्श जो है हमारे नैतिकता है, ये सब है, जैन मुनि ये सब, तो उनका कहीं ना कहीं हमें अभी भी जो है देखने को मिलता है एक सकारात्मक पक्ष। जैसा उन लोगों ने बोया था वैसा हम काट रहे हैं, यानी पॉजिटिव में हम लोग काम भी कर रहे हैं। ठीक है, हमारा देश है ना, तो वो पॉजिटिव में भी चलता है। उस बात को लेकर के हैंडशेक वाली बात मैंने बताई। आगे फिर मैंने लिखा कि विश्व के दार्शनिकों में कन्फ्यूशियस, मैंने कन्फ्यूशियस का यहाँ पर उदाहरण दे दिया है। विश्व के दार्शनिकों में कन्फ्यूशियस का नाम आदर से लिया जाता है। उन्होंने मानव कल्याण में 5 सिद्धांत दिए, जिसमें आदर करना, जो ज्ञान अपने अर्जित किया है उसे बांटना महत्वपूर्ण है, जो हमें सकारात्मकता की ओर लेकर के जाता है। तो फिर मैंने जानबूझ करके एक यहाँ पर जो है कोड डालने की कोशिश की है। ठीक है, जो याद था, मुझे लगा कि नहीं उसका यूज करना चाहिए, तो मैंने उसको डाल दिया। अब पता नहीं इसका क्या इम्पैक्ट होता है, वो सामने वाला जाने। उसी प्रकार से मैंने जैन दर्शन में ये लिख दिया कि अहम है, जिसमें सिद्धांतों को दिया गया है वह है अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा आदि सद्गुणों से हम जैसन वैसन कटवा जैसी विचारधारा को बदल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैंने थोड़ा सा ठीक कर दिया यहाँ पर सारी चीज़ों को। मैंने लिखा कि उसी प्रकार भारत में जैन दर्शन अहम है, जिसमें जो भी सिद्धांत जैसे कि अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, ठीक है, आदि सद्गुणों से हम जैसन बोइबा वैसन कटवा जैसी विचारधारा को बदल सकते हैं। जब मानव नैतिक होगा तो वह गलत ना बोएगा ना गलत काटेगा। ठीक है, मैंने ये सिंपल इसको स्पष्ट किया है कि जब मानव नैतिक होगा तो वह गलत ना बोएगा और ना गलत काटेगा। तो फिर मैंने इसके बाद फिर जो है चेतन भगत की पुस्तक में मैंने फिर ये पॉइंट डाल दिया कि चेतन भगत की पुस्तक में यह वर्णित वाक्यांश कहीं ना कहीं इस कथन को चरितार्थ करता है कि जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो अपराधी होते हैं, लेकिन आप यदि सिर्फ ऐसा सोचते हैं तो नैतिकता में अपराधी हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि ऐड कर देना चाहिए, तो फिर मैंने इसको भी ऐड करके एंड कर लिया। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा ये ऐसे पढ़ करके जो है ना, मुझे और थोड़ा सा इसमें काम करने की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि हो गया इनफ, तो फिर मैंने वहाँ पे हाथ रोक दिया था, और मेरे पास समय थोड़ा बचा हुआ था इसमें करने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने मेरा कॉपी देखा, आप लोग बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि कैसा कॉपी है। ठीक है, ठीक है, आप लोग जो है मेरा ये कॉपी देख चुके होंगे। आप लोग भी अपना फीडबैक दे सकते हैं लास्ट में। ठीक है, आप लोग बताइए कि क्या नंबर उठ सकता है, मतलब कहाँ पे एरर समझ में आ रहा है आपको, या फिर अच्छा है बुरा है, जो भी है आप फीडबैक दे सकते हैं। और भी मैं GS1 और GS2 के अपने कॉपी को जो भी मैंने किया है, अच्छा किया बुरा किया, वो मैं बाद में लाने की कोशिश करूँगा, जो भी मेरे पास समय मिलता है। अभी प्रिपरेशन में ज़्यादा समय चला जा रहा है, इसलिए यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह बहुत कम आ रहे हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सकता है कि मैं अपडेट करूँ कुछ चीज़ों को बाद में, उसके लिए धन्यवाद।